हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आज के इस सेशन में। तो आज के सेशन में पूरे हफ्ते भर की जो खबरें हमने पढ़ी हैं या फिर जो खबरें हमसे रह गई हैं उन न्यूज़ को हम यहाँ पे कवर करेंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास को। और सबसे पहले क्वेश्चन जो आपके सामने है ये ऑब्ituary से रिलेटेड है। इसे मैंने आपको क्लास में भी बहुत अच्छे से समझाया है। देखना बच्चे, क्वेश्चन पूछा हुआ है कि हाल ही में दिवंगत हुए प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन को किस प्रमुख राष्ट्रीय पहल में महत्वपूर्ण योगदान देने का श्रेय दिया जाता है। सबसे पहले तो ये याद रखना, वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन, इनको भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इन्होंने अपने फील्ड में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूशन किया है। एक तो इनका फील्ड याद रखना बच्चे, ये जो है बहुत ही फेमस, ये जलीय कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। ठीक है, जलीय कृषि वैज्ञानिक रहे हैं। और दूसरा, इन्होंने एक महत्वपूर्ण क्रांति में, भारत में एक महत्वपूर्ण क्रांति हुई थी, उसमें इन्होंने बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट किया है। तो वो आपकी जो रिवोल्यूशन है वो है ब्लू रिवोल्यूशन। ठीक है, इसे जो है इंग्लिश में हम नीली क्रांति कहेंगे। और फिर प्रश्न आपका पूछा जाता है स्टैटिक जीके में कि ब्लू रिवोल्यूशन का संबंध किस चीज से है, तो इसका संबंध है मत्स्य पालन से। ठीक है, तो इतना बच्चे आपको याद रखना है, प्रसिद्ध वैज्ञानिक डॉक्टर सुबन्ना अय्यप्पन। अगला जो आपका क्वेश्चन है, किस समाचार पत्र को यूनेस्को गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है। ये बच्चे आपका एक न्यूज एजेंसी है। ठीक है, ये एक जो है न्यूज़पेपर भी है, इसके नाम से एक न्यूज़पेपर आता है ला प्रेनेंसा। ठीक है, ये न्यूज़पेपर है और इसे 2025 का यूनेस्को की तरफ से गिलर्मो कैनो विश्व प्रेस स्वतंत्रता पुरस्कार दिया गया है। इतना आपको याद रखना है। बाकी बच्चे, ये जो आपका प्रेस फ्रीडम पुरस्कार दिया गया है, इसके बारे में इतना याद रखना कि ये जो न्यूज़पेपर है ये कहाँ पर पब्लिश होता है। इस कंट्री का नाम है निकारागुआ। ठीक है, निकारागुआ का न्यूज़पेपर है और इसका नाम है ला प्रेंसा। ठीक है, अगला है, किस देश ने दुनिया की पहली राष्ट्रीय स्तर की क्रिप्टो करेंसी पर्यटन भुगतान प्रणाली शुरू की है। ये भी न्यूज आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी हुई है, जिसमें मैंने आपको बताया कि भारत का एक पड़ोसी देश है और इस पड़ोसी देश के द्वारा पर्यटक को, एक तरीके से कह सकते हैं कि पर्यटकों को अट्रैक्ट करने के लिए अपनी कंट्री में इन्होंने उनकी सुविधा के लिए क्या किया है, क्रिप्टो करेंसी में भुगतान जो प्रणाली होती है, जो सिस्टम है, वो यहाँ पे इंप्लीमेंट कर दी है। और ऐसे करने वाला ये दुनिया का पहला देश भी है। तो ये आपको याद रखना है, भूटान के द्वारा किया गया है। ठीक है, क्रिप्टो करेंसी यानी कि जो डिजिटल करेंसी होती है जिसका कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है। ठीक है, तो क्रिप्टो करेंसी इन्होंने यहाँ पे भुगतान प्रणाली शुरू कर दी है। अगला बच्चे, एक जीव है, इसका नाम है साउला। अब ये जो साउला है, इसकी वर्तमान IUCN रेड लिस्ट स्थिति आपको पूछी हुई है। ये क्यों पूछी हो सकती है, क्योंकि हाल ही में इसका जो IUCN स्टेटस है ये आपका चेंज हुआ है। ठीक है, और IUCN स्टेटस बच्चे ये दिखाता है कि कोई भी पौधे की प्रजाति हो या फिर आपका जानवर की प्रजाति हो, उसका हमारे इन्वायरमेंट में क्या स्टेटस है, क्या वो खतरे में है या फिर वो खतरे में नहीं है। अगर खतरे में तो कैसे खतरे में है, बहुत ज्यादा गंभीर रूप से खतरे में है या फिर कम खतरे में है। ठीक है, तो बेसिकली उनकी पॉपुलेशन पे डिपेंड करता है कि वो जिस जगह रह रहे हैं वहां पे उनकी जनसंख्या पहले क्या थी, आज क्या है ना। ऑब्वियस सी बात है कि अगर पिछले कुछ सालों में उनकी जनसंख्या बहुत तेजी से उसमें गिरावट देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब है कि वो प्रजाति वहां पे खतरे में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है साउला, इसे IUCN रेड लिस्ट की अभी जो इसकी प्रेजेंट स्टेटस IUCN के द्वारा रिलीज किया गया है, ये है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, क्रिटिकली इंडेंजर्ड यानी कि ऐसी प्रजातियां जिनकी जनसंख्या पिछले 10 सालों में बहुत तेजी से कम हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा याद रखना। इसका साउला इसे कहा जाता है। भारत में और बहुत सारी बहुत सारी आपको एशियन कंट्री में आपको जीव देखने को मिलेगा। ठीक है, खास करके अगर आप लोग देखेंगे तो इसका जो एक्सपेंशन है ये आपका वियतनाम हो गया। ठीक है, वियतनाम खास करके, क्योंकि ये जो है आपका एशियन कंट्री है। ठीक है, तो वियतनाम और उसके जो पड़ोसी देश है वहां पे जो है आपको देखने को मिलेगा। तो इसके बारे में बच्चे आपको याद रखना है थोड़ा सा कि साउला का जो चेंज हुआ IUCN स्टेटस है वो है आपका क्रिटिकली इंडेंजर्ड। ठीक है, अगला जो प्रश्न है ये संकल्प से रिलेटेड है, मिशन संकल्प। इसका मुख्य उद्देश्य आपको पूछा हुआ है कि इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। अब मिशन संकल्प नाम बहुत कॉमन सा है और ऐसे जो हमने मिशन है पहले भी पढ़े हुए हैं। किसी राज्य सरकार के द्वारा ऑलरेडी जो है आपका एक मिशन, ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। तो अभी बच्चे आपका जो मिशन संकल्प है ये चर्चाओं में सरकार की नीतियों के कारण रहा। और इसकी जो नीति है, मतलब कि गवर्नमेंट की जो नीति है वो किस चीज के लिए है, टू एलिमिनेट टॉप माओइस्ट लीडर्स एंड डिसमेंटल देयर हाइडआउट्स। ठीक है, तो ये जो आपके माओवादी लीडर्स हैं,
जो माओवादी लीडर्स हैं या फिर माओ की विचारधारा पे चलने वाले जो लोग हैं, उनके जो ग्रुप्स हैं, उनको एक तरीके से खत्म करने के लिए सरकार के द्वारा चलाया जा रहा एक मिशन है। तो इसका नाम आपको याद रखना है मिशन संकल्प। किसके द्वारा है ये? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत सरकार के द्वारा माओवादी के जितने भी नेता हैं, ठीक है, उनको जो है आपका एलिमिनेट करने के लिए, उनको जो है आपका खत्म करने के लिए चलाया जा रहा है एक मिशन है। इसका नाम है मिशन संकल्प। अगली जो आपकी इनिशिएटिव है ये आप लोगों ने बहुत अच्छे डिटेल में पढ़ी हुई है, इसका नाम है नई दिशा। अब ये जो नई दिशा है, पहले तो ये पूछा जाएगा कि ये किसके द्वारा शुरू किया गया है। तो नई दिशा नाम का जो इनिशिएटिव है इसे शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। किसने? दिल्ली पुलिस के द्वारा इसे जो है शुरू किया गया है। अगर आपको गवर्नमेंट का नाम पूछा जाएगा तो वो आपका ऑब्वियस सी बात है कि दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है। तो दिल्ली सरकार या फिर दिल्ली पुलिस के द्वारा नई दिशा नाम से एक इनिशिएटिव शुरू किया गया है। और ये किस चीज को लेकर के है? ये उन बच्चों को स्कूल वापस लाने को लेकर के है जिन्होंने किसी भी रीजन से अपना स्कूल छोड़ दिया है, ठीक है। तो घर घर जाकर के जो है एक तरीके से आउटरीच प्रोग्राम होगा और दिल्ली पुलिस जो है ये इनिशिएटिव शुरू किया है दिल्ली पुलिस ने। तो इसका आंसर क्या होगा? ब्रिंग स्कूल ड्रॉप आउट बैक इनटू द एजुकेशनल सिस्टम, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कि उन बच्चों को जिन्होंने किसी भी वजह से अपना स्कूल छोड़ दिया है उनको वापस जो है उनके स्कूल तक पहुंचाना ये दिल्ली पुलिस का काम होगा, ठीक है। तो ये बच्चे आप थोड़ा सा याद रखना, नई दिशा नाम से इनिशिएटिव है और ये आपका गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली का जो है आपका नया इनिशिएटिव है। तो एजुकेशन से रिलेटेड है बेसिकली। अगला आपका प्रश्न है, किस राज्य की परिवहन निगम ने 3 फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2025 में भारत एडिशन में 3 कैटेगरी में इन्होंने अवार्ड जीते हैं? तो महाराष्ट्र है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है और आपका गुजरात है। इसमें बच्चे थोड़ा सा याद रखना, इससे आपको याद रहेगा कि ये जो परिवहन निगम है, परिवहन निगम यानी कि जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम होता है, तो जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम है यानी कि जो सरकारी ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसमें सबसे बेहतरीन काम करने के लिए जो कर्नाटका का परिवहन निगम है उनको जो है आपका पुरस्कार दिया गया है। और उन्होंने एक नहीं, इन्होंने 3 अलग अलग कैटेगरी में ये पुरस्कार जीते हैं। तो आपको बच्चे स्टेट याद रखना है कर्नाटका, ठीक है। कर्नाटका का जो परिवहन निगम है, इन्होंने अगर आप लोग देखेंगे कर्नाटका स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन KSRTC से कहा जाता है, इनके द्वारा 3 अलग अलग जो है एडिशन में 3 अलग अलग कैटेगरीज में अवार्ड जीते गए हैं। तो इसका नाम आपको याद रहेगा कर्नाटका का परिवहन निगम, ठीक है। 3 अब कैटेगरी आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ये जो अवार्ड आप लोग देख रहे हैं बच्चे, ये आपका फोर्टूना ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड है। तो ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड का मतलब क्या है कि बहुत सारी कैटेगरी यहाँ पे होंगी, ठीक है। बस हमें ये याद रखना है कि कर्नाटका जो कि भारत के एक राज्य है, इन्होंने यहाँ पर 3 अलग अलग कैटेगरी में अवार्ड जीते हैं। अगला है मूसा इंडामेनेसिस, जंगली केले की प्रजाति जिसकी सबसे लंबी अवधि तक फल देने की क्षमता है, ये भारत के किस क्षेत्र में पाई जाती है? अब थोड़ा सा पहले मैं आपको एक चीज के बारे में बताऊंगी, उसके बाद जो है आपको आगे याद करना है बच्चे। जो आपका मूसा, बस मूसा याद रखिएगा, मूसा एक केले की प्रजाति है और ये जो है भारत के एक द्वीप में अंडमान और निकोबार में देखने को मिलती है, ठीक है, इतना याद रहेगा। अब ये हाल ही में चर्चाओं में क्यों रहा, इसके पीछे क्या रीजन रहा, ये चर्चाओं में क्यों रहा आपका? ये चर्चाओं में इसलिए रहा क्योंकि 1 सेकेंड, देखना, ये भारत के एक द्वीप अंडमान और निकोबार में आपको देखने को मिलेगा। और ये चर्चाओं में बच्चे इसलिए रहा क्योंकि हाल ही में इसका केले का फल आप लोगों ने देखा होगा। एक तो आपका जो मेन फल होता है ना, जो केला हम फल के रूप में जैसे हम खाते हैं, और एक फल का ही आप लोग अगर कभी देखेंगे केले के फल को, तो वहां पे जो है आपका एक फल का पार्ट होता है, ठीक है, जिसमें इस तरीके की संरचना होती है केले में, ठीक है। तो वो जो आपका फल का पार्ट है जहां पर कि बहुत सारे छोटे छोटे जो है आपके केले लगे होते हैं, उनके साथ में जो है आपका एक मुख्य भाग होता है फल का, ठीक है। तो वो जो है सबसे लंबाई वाला, दुनिया का सबसे लंबा केले का जो फल है वो हमें देखने को मिला है इस वाली प्रजाति में। इसके लिए जो है आपका ये चर्चाओं में रहा है, ठीक है, इसकी वजह से आपको ये चर्चाओं में रहा है। तो इसका प्रजाति आपको पूछी जा सकती है कि मूसा नाम का जो जंगली केले की प्रजाति है ये जो है आपका कहां पर पाया जाता है? अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। इसकी रिसेंट डिस्कवरी यह है कि इसका सबसे लंबा फल जो है वो पूरे दुनिया भर में केले का सबसे फल उसके रूप में जो है आपका प्राप्त हुआ है। दूसरा, इसकी एक और क्या कह सकते हैं खासियत है कि ये प्रजाति ऐसी है जिसकी सबसे लंबी अवधि तक जो है फल देने की क्षमता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अंडमान और निकोबार में पाया जाता है। और दूसरा क्या है? मूसा इंडामेनेसिस, ये जो है इसका पूरा नाम है। यहाँ पे देखिए बच्चे, वर्ड लॉन्ग बनाना
टीसेंस फाउंड इन द फॉरेस्ट ऑफ अंडमान, ठीक है। और लगभग जो ये आपका फल इन्हें मिला है ये 4.2 मीटर का है। यहाँ पे देखिए पिक्चर भी दिखाया हुआ है, लगभग 4 मीटर का जो है आपका यहाँ पे फल मिला है। अगला है बच्चे एशियाई चावल की प्रजाति का नाम जिसके लिए पेंजिनोम बनाया गया है। पहले तो हम आंसर याद करेंगे, उसके बाद जो है हम देखेंगे कि इनमें जो चीजें ऐसी लिखी हुई जो हमें समझ में नहीं आ रही हैं इनका मतलब क्या है, ठीक है। पहले बच्चे आंसर है इसका ओरियाजा सताइवा, ठीक है, ये जो है इसका नाम है। पूछा जाएगा किस चीज की प्रजाति है, तो ये आपका एक एशियन राइस की वैरायटी है, एशियन राइस की प्रजाति है, ठीक है। याद रहेगा इसका नाम ओरियाजा सताइवा। अब इसके बारे में क्या प्रश्न है कि इसके लिए बनाया गया है पेंजिनोम, ठीक है, पेनजीनोम। पहले तो ये समझना पड़ेगा कि पेनजीनोम क्या होता है ना। उससे पहले हमें ये भी समझना पड़ेगा कि जीनोम क्या होता है। बेसिकली बच्चे आपका जब साइंस आप लोग पढ़ते हैं ना, तो साइंस में अभी आप लोग देखेंगे वहाँ पे आपको पढ़ाया जाएगा। तो साइंस थोड़ा सा एक चीज़ मैं आपको इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगी बच्चे, अगर आप RRBG 2025, ठीक है, 2025 RRBG 2025 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर RRB ALP के लिए कर रहे हैं, दोनों में साइंस का वेटेज बहुत अच्छा है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या कर सकते हैं, आप मेक इट इजी मैकेनिकल मोबाइल एप्लीकेशन आपको पता है, वहां पर अगर आप लोग जाएंगे तो वहां पे 2025 का लाइव बैच जो है स्टार्ट हुआ है। और साइंस की क्लास विशेष कर ना, सारे सब्जेक्ट की वहां पे क्लासेस चल रही हैं, लेकिन साइंस अभी तक जो है आप लोगों ने बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ा होगा ना। तो वैसी बात है कि साइंस का वेटेज चूंकि दोनों ही एग्जाम में है तो वहां पे इंपॉर्टेंस इसकी बहुत ज्यादा हो जाती है। तो साइंस बच्चे अगर आप प्रैक्टिकल्स के साथ में पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से जो है साइंस को समझना चाहते हैं, साथ ही जो NCERT का सिलेबस है, अब NCERT का सिलेबस क्या है, कक्षा 6 से लेकर के कक्षा 10 तक का सिलेबस आपको कंप्लीट करना होता है, ठीक है, जो कि एक बच्चे के लिए खुद से करना थोड़ा सा इम्पॉसिबल हो जाता है, ठीक है। और एक टॉपिक जैसे कि आपका एक टॉपिक है वो जो है कक्षा 6 की कक्षा में भी है, वो जो है आपकी कक्षा 7 की बुक में भी है, 8 की बुक में भी है। तो हर चैप्टर में जो है कुछ ना कुछ, हर क्लास में अगर आप लोग देखेंगे कुछ ना कुछ डेवलपमेंट के साथ में वो चीज आपकी दोबारा आ जाती है, ठीक है। तो 6 से लेकर के 10 तक के जो NCERTs हैं उनका संकलन करके आपको जो है साइंस बताई जा रही है, पढ़ाई जा रही है प्रैक्टिकल के साथ में, ठीक है। तो ये क्योंकि जीनोम में आपको बता रही हूँ तो ऑब्वियस सी बात है ये चीजें आप वहां पे पढ़ेंगे, ठीक है। तो उस चीज के लिए, साइंस के लिए आप जो है इस कोर्स को प्रिफर कर सकते हैं। बाकी जीके तो आप लोग देख ही रहे हैं, ठीक है, आपको जीके है, आपका करंट तो फ्री में दिया जाता है हमेशा, ठीक है। तो वो चीजें भी जो है आपके वहां पे स्टार्ट हो गई हैं। तो उसके लिए बच्चे आपका अब साइंस भी नहीं छूटेगा और साइंस भी बहुत अच्छे से जो है आप RRB जे के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है, हमारे साथ। चलिए अब पढ़ते हैं, थोड़ा सा सब्जेक्ट पे वापस आते हैं, जीनोम। पहले तो जीनोम की बात करते हैं कि जीनोम होता क्या है। ए जीनोम इज अ ऑर्गेनिज्म कंप्लीट सेट ऑफ जेनेटिक इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग ऑल ऑफ इट्स जीन्स। अब देखने बच्चे, कोई भी आपका जो है ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, कोई भी जो है आपका ऑर्गेनिज्म है, इसकी अगर हम कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन, उसके जीन की इंफॉर्मेशन, ठीक है, उसकी कंप्लीट जेनेटिक इंफॉर्मेशन को क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है, ठीक है। क्या कहा जाता है, जीनोम कहा जाता है। अगर इंसान की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, दिस इंक्लूड्स द 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स। आप सभी को पता है ना, इसमें जो है आपके टोटल 46 हुए और इसमें जो आपके पेयर होते हैं वो 23 पेयर होते हैं। तो 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स जो है इंसान में पाए जाते हैं, जिसके आधार पे जो है उसका जो जीन है, ठीक है, वो जो है आपका डिफाइन किया जाता है। तो बच्चे ये जो जीनोम है ये हर ऑर्गेनिज्म का जो है हम पता लगा सकते हैं, ठीक है। वही आप लोग देख रहे हैं, यहाँ पे तो जो है चावल की बात हो रही है, तो उसमें जो है आपका ऑर्गेनिज्म में आपके जीव जंतु भी आते हैं, उसमें आपके वनस्पतियां भी आती हैं, ठीक है। तो जीनोम पहले तो ये हो गया। उसके बाद पेन जीनोम का मतलब क्या हो, क्योंकि क्वेश्चन में जो है पेन जीनोम दिया हुआ है, तो पेन जीनोम का मतलब क्या है, पेन जीनोम का मतलब क्या होता है, is a comprehensive representation of all the genes within a species। अब देखना बच्चे, इसमें क्या है कि एक स्पीसीज, ठीक है, अब किसी चीज की जो है आपकी स्पीसीज है, जैसे कि मैं आपको कहूं बिग कैट। अब जो बिग कैट फैमिली है वो आपकी बहुत बड़ी है, ठीक है। बिग कैट फैमिली में जो है आपका चीता भी आएगा, आपका टाइगर भी आएगा, आपका पैंथर भी आएगा, आपका लेपर्ड भी आएगा, है ना। लेकिन सबकी जो आपकी प्रजाति है वो आपकी एक है, वो है बिग कैट, ठीक है। तो ये जो एक ही प्रजाति के बहुत सारे जीव हैं, इनकी जो आपकी अलग अलग जो है स्पीसीज है, इन सभी का अगर मैं एक रिप्रेजेंटेशन कर दूं तो उसे क्या कहा जाएगा, पेनजीनोम कहा जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा देखिएगा कि अगर हम पेनजीनोम इज अ कॉम्प्रिहेंसिव रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑल द जीन्स विद इन अ स्पीसीज, ठीक है, उसके जितने
भी जीन्स है उनका जो है आपका एक स्पीसीज में उनका रिप्रेजेंटेशन, उसे जो है आपका पेंजिनोम कहा जाता है। और फिर एक और चीज याद रखिएगा, इन कंपासिंग द core gene shared by the all individuals and the diverse gene present in individuals genome। ठीक है, मतलब कि इसमें क्या किया जाता है, एक तो बच्चे सभी प्रजातियों में जितनी भी स्पीसीज यहाँ पे होती है उनके जो आपके जीन्स है उनको अलग अलग भी बताया जाता है, और उसमें जो है आपका जो उनका अपना एक कोर जीन, ऑब्वियस सी बात है कि अगर जीन अलग नहीं होता तो प्रजाति अलग कैसे हो जाती है ना। जैसे चावल को आप लोग देखते हैं, चावल है तो एक ही फैमिली, लेकिन चावल की भी क्या है, अलग अलग प्रजातियां हैं। ठीक है, क्या है, अलग अलग उसकी प्रजातियां हैं। कोई जो है आपका छोटा दिख रहा है, कोई आपका येलो दिख रहा है, कोई जो है आपका लंबा दिख रहा है ना। तो उसमें क्या है, इसका मतलब क्या है कि उसका जीन जो है वो आपका अलग अलग है। ठीक है, तो पेंजिनोम में बेसिकली क्या होता है कि एक स्पीसीज की जो भी चीजें हो, यहाँ पे तो चावल की बात की गई है, एक स्पीसीज में जितने भी आपके जेनेटिकली जितने भी आपके जीन के एक तरीके से जितने भी उसमें प्रकार हो सकते हैं उन सभी को जो है आपका एक साथ रिप्रेजेंट करना, इसे जो है आपका पेंजिनोम कहा जाता है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है थोड़ा सा कि कौन से इंडियन जो साइंटिस्ट है उनके द्वारा एशियाई चावल, इसका नाम है आपका ओर्जिया सताइवा, इसका पेंजिनोम बनाया गया है। अगला प्रश्न है, नई दिल्ली में ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 हरित सागर किसके द्वारा लॉन्च किया गया है। हरित सागर ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, ये है आपके सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, सर्बानंद सोनोवाल बच्चे अभी वर्तमान में कौन है, इनके पास में हमारा जहाजरानी मंत्रालय है। ठीक है, द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज हैज लॉन्च द हरित सागर ग्रीन पोर्ट गाइडलाइंस 2023 टू अचीव इट्स विजन ऑफ जीरो कार्बन एमिशन। ठीक है, तो कार्बन उत्सर्जन को जीरो करने के लिए हरित सागर नाम से जो इनिशिएटिव है, ठीक है, वो सर्बानंद सोनोवाल या फिर आपका जो पोर्ट एंड शिपिंग वाटरवेज मिनिस्ट्री है उनके द्वारा लॉन्च किया गया है। तो मिनिस्ट्री का नाम भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार सिर्फ मिनिस्टर का नाम पूछा जाता है। ठीक है, तो मिनिस्टर का नाम, मिनिस्ट्री का नाम दोनों का ही याद रखना। हरित सागर जो है आपका लॉन्च किया गया है। अगला बच्चे, कौन सा राज्य भारत का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने कि भविष्य में सड़कों के विस्तार और निर्माण में फुटपाथ और साइकिल ट्रैक प्रदान करना सभी सड़क स्वामित्व वाली एजेंसीज के लिए अनिवार्य बनाकर चलने का अधिकार लागू किया है। अब ये जो चलने का अधिकार है आपको पूछा जाएगा कौन से आर्टिकल में आता है, तो जो हमारी पर्सनल लिबर्टी वाला आर्टिकल है, आर्टिकल 21, ठीक है, उसके अंडर में बच्चे आपका ये बेसिकली आता है। ठीक है, चलने का अधिकार का मतलब क्या है कि हमें जिंदा रहने का अधिकार है। अनुच्छेद 21 ये कहता है ना कि हमें जिंदा रहने का अधिकार है। ठीक है, उसके लिए जो है हम एक तो स्वच्छ पर्यावरण हो, ठीक है, और दूसरा जो है आपके इस तरीके से जो चीजें हैं जहां पर कि हम चल रहे हैं, जैसे कि सड़कें हैं, ठीक है, तो सड़कें जो है सुरक्षित हो बेसिकली, है ना। तो जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है, आधारभूत संरचना है, जिसमें रोड आता है, जिसमें सड़क आती है, सड़क जो है इंसान के चलने के लिए सेफ हो, तो उसके लिए बच्चे क्या किया गया है, इस स्टेट के द्वारा, ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, इन्होंने जितनी भी एजेंसीज हैं उन एजेंसीज को जो है, उन एजेंसीज को इन्होंने ये ऑर्डर दिया है कि आप अब भविष्य में जितनी भी सड़कें बनाएंगे, जिन सड़कों का निर्माण आप करवाएंगे, उनको क्या करना है, आपको उन सड़कों में फुटपाथ होना और साइकिल ट्रैक होना जो है आपका जरूरी है, मैंडेटरी है। तो ये पंजाब सरकार ने किया है। ठीक है, याद रहेगा पंजाब सरकार ने। बच्चा पंजाब सरकार ने इससे पहले रोड परिवहन के लिए जो है एक और चीज किया था। इन्होंने क्या किया था, इन्होंने जो है आपकी रोड ट्रांसपोर्ट को सिक्योर करने के लिए एक सेना बनाई थी। ठीक है, एक स्पेशल फोर्स बनाई गई थी आपकी रोड सेफ्टी के लिए। ठीक है, उसके लिए भी पंजाब को आपको याद रखना है, और बस वहीं से आपको इसको कनेक्ट कर लेना है कि पंजाब ने पहले रोड सेफ्टी प्रोवाइड करने के लिए एक अलग से फोर्स बनाई थी, और अभी जो है पंजाब सरकार ने जितनी भी एजेंसीज है जो कि रोड का निर्माण का काम करती हैं, उनको ये डायरेक्शंस दी हैं कि जो भी आप रोड भविष्य में बनाएंगे, आपको एक तो क्या करना है, सड़क के किनारे फुटपाथ बनाना है, और दूसरा जो है साइकिल ट्रैक बनाना है। ठीक है, तो ये बच्चे आपको याद रखना है कि चलने के अधिकार को इंप्लीमेंट करते हुए पंजाब की सरकार ने काम किया है। अगला जो आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा देश छठे हिंद महासागर सम्मेलन, याद रखना बच्चे, इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस, ठीक है, ये लगभग हर साल ही होता है। इस साल का जो इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस है ये आपका बांग्लादेश में होएगा। ठीक है, बांग्लादेश में होने जा रहा है। अगला है आपका, निम्नलिखित में से खुदरा ग्राहकों को शिकायत निवारण में मदद करने के लिए बैंक क्लिनिक लॉन्च करेगा।
अब बैंक क्लिनिक किसके द्वारा लॉन्च की जा रही है, कौन सा एसोसिएशन है इनमें से, या फिर कोई बैंक है जैसे कि नाबार्ड है, आरबीआई है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, या फिर अखिल भारतीय बैंक कर्मचारी संघ है, किनके द्वारा ये आपका शुरू किया गया है। तो इसमें आपको ऑर्गेनाइजेशन का नाम याद रखना है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन खुदरा ग्राहकों को शिकायत निवारण में मदद करने के लिए बैंक क्लिनिक लॉन्च करेगा। तो ये ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज के द्वारा एसोसिएशन के द्वारा इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगला बच्चे आपका इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र की प्रमुख कंपनी लार्सन एंड टर्बो, आप लोगों ने नाम सुना होगा L&T। लार्सन एंड टर्बो के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में अभी रिसेंटली किसे नियुक्त किया गया है, इनका नाम क्या है, इनका नाम हम लोग याद रखेंगे शांतनु रॉय। ठीक है, शांतनु रॉय को L&T, शांतनु रॉय L&T, शांतनु रॉय L&T, ठीक है, या फिर L&T शांतनु रॉय। ठीक है, तो L&T शांतनु रॉय इसके क्या बने, ये हेड बने हैं। अगला है गुची के पहले भारतीय वैश्विक राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। गुची इंटरनेशनल ब्रांड है, आप लोगों ने नाम तो बहुत बार सुना होगा। तो इसके जो है आपके ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है, इनका नाम आपको याद रखना है, प्रियंका चोपड़ा। ठीक है, अब मुझे बताने की शायद आवश्यकता नहीं कि प्रियंका चोपड़ा कौन है, तो इनको जो है आपका एम्बेसडर चुना गया है। अच्छा, अगला है आपका भय मुक्त राज्य बनाने के लिए किसे भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अरविंद केजरीवाल है, भगवंत मान है, योगी आदित्यनाथ है, नीतीश कुमार है। किसको जो है आपका सम्मानित किया गया है भारत रत्न डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से भय मुक्त राज्य बनाने के लिए। ठीक है, भय मुक्त राज्य बनाने के लिए किसको जो है आपका किया गया है, तो इसमें बच्चे आपको याद रखना है, ये है आपके भगवंत मान। कौन है, ये है आपके पंजाब के सीएम। ठीक है, भगवंत मान के द्वारा भय मुक्त राज्य बनाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, याद रखना। अगला है आपका इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, यानी कि IBM ने हाल ही में अपना नया भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ में साझेदारी की है। तो इसमें बच्चे दोनों ही कंपनीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, या फिर दोनों ही इंस्टीट्यूट आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक का नाम तो आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, और इन्होंने जो कोलैबोरेशन किया है वो किया इन्होंने IISc बेंगलुरु के साथ में। ठीक है, IISc बेंगलुरु के साथ में इनका कोलैबोरेशन हुआ है, और किस चीज के लिए, इन्होंने भू-स्थानिक फाउंडेशन मॉडल लॉन्च करने के लिए। ठीक है, जियो स्पैटिकल फाउंडेशन मॉडल लॉन्च करने के लिए उन्होंने इनके साथ में कंट्रीब्यूशन किया है, कोलैबोरेशन किया है, सॉरी। अगला है आपका विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024, जहां भारत ने पहली बार अपना स्वयं का मंडप स्थापित किया है। ये कहां पर आयोजित किया जा रहा है, तो यहाँ पे देखना बच्चे दोनों ही क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन पूछा हुआ है वो तो है ही इंपॉर्टेंट, साथ में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि जो आपका विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन है ये 2024 का कहां पर हो रहा है। अब ये थोड़ा सा कंफ्यूज मत होइएगा, 2024 के नाम से है लेकिन हो गए 2025 में। तो रोटरडैम नीदरलैंड में जो है आपका इस बार का विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, और इसमें भारत ने पहली बार अपना हाउस या फिर अपना मंडप स्थापित किया है। तो दोनों ही तरीके से जो है आपका क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका विश्व रैंकिंग में शीर्ष 25 में जगह बनाने वाले भारत के पहले पैडलर कौन है। पैडलर मतलब समझते हैं बच्चे, दो शब्द होते हैं आपका, एक तो शटलर, एक आपका पैडलर। ठीक है, जो खिलाड़ी बैडमिंटन खेलेंगे उन्हें जो है आपका शटलर कहा जाएगा, जो खिलाड़ी टेबल टेनिस खेलेंगे, TT खेलेंगे, उन्हें क्या कहा जाता है आपका, उन्हें कहा जाता है पैडलर। ठीक है, तो मनिका बत्रा का नाम याद रखना, भारतीय TT खिलाड़ी, इनको जो है आपका टॉप 25 में पहुंचने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी बनी है। अच्छा, ग्रैंड सतलज टूर सुपर बेट रैपिड और ब्लिट्स 2024 किसके द्वारा जीता गया है। ये जो आपका टूर्नामेंट है ये किसने जीता है, इसमें आपको खिलाड़ी का नाम याद रखना है, और ये भी आपको याद रखना है कि ये चेस के खिलाड़ी हैं और बहुत फेमस खिलाड़ी हैं। अभी जो है आपके नंबर 1 पे है मैग्नस कार्लसन। ठीक है, मैग्नस कार्लसन।
कौन सा वित्तीय संस्थान गिफ्ट सिटी में इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज का पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग सदस्य बन गया है? कौन सा संस्थान है ये आपका स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। शायद ये न्यूज मैंने आपको पहले भी बताई थी। एसबीआई के द्वारा जो है आपका काम किया जा रहा है, तो फाइनली जो प्रोसेस है वो आपकी फाइनल हो गई है। और ये जो है गिफ्ट सिटी जो कहाँ पे है, गुजरात में है। यहाँ पे जो है इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज में अपना पहला ट्रेडिंग कम क्लियरिंग मेंबर बन गया है, सदस्य बन गया है। अगला है बच्चे आपका डेडलाइन की ग्लोबल डिसरप्टर्स 2024 सूची में शामिल होने वाली एकमात्र भारतीय महिला कौन बन गई है? इसमें आपको याद रखना है दीपिका पादुकोण का नाम। देखिए 2024 की डेडलाइन इन द सेंस की एजेंसी है, उनकी ग्लोबल डिसरप्टर्स, ठीक है, एक रिपोर्ट उनके द्वारा निकाली गई है और उसमें आपकी दीपिका पादुकोण को भी स्थान दिया गया है। अप्रैल 2025 में पहलगाम आतंकवादी हमले के जवाब में शुरू किए गए ऑपरेशन सिंदूर के बारे में भारत सरकार की ब्रीफिंग को लीड किसके द्वारा किया गया है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, दो वुमेन्स के द्वारा, दो महिला ऑफिसर्स के द्वारा ये पूरी ब्रीफिंग लीड की गई है। आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी पे, दोनों ही कही है ना। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के जो चीजें होती रही, हमारी आर्मीज जो है जो करती रही, उन इंफॉर्मेशन को जो है लोगों तक पहुंचाने का जो काम किया है वो जो है आपकी दो नाम आपको याद रखने हैं। इसमें आपको बच्चे विंग कमांडर व्योमिका सिंह रही और उनके साथ में कर्नल सोफिया कुरैशी रही, ठीक है। तो कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह, इन दोनों के द्वारा ऑपरेशन सिंदूर की ब्रीफिंग को लीड किया गया। अगला जो आपका क्वेश्चन है, डीआरडीओ ने अपने स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म का पहला उड़ान परीक्षण किस ऊंचाई पर सफलतापूर्वक किया है? अब देखना बच्चे, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग कुछ चीजें याद रखेंगे। सबसे पहले तो ये आपका 17 किलोमीटर इसका आंसर है। 17 किलोमीटर की ऊंचाई पे जो है इन्होंने इसके सफलतापूर्वक परीक्षण जो है इन्होंने सफलतापूर्वक किया है। दूसरा जो है किसने बनाया इसे, तो ये डीआरडीओ के द्वारा बनाया गया है। ये इंडिया का स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है। अब इसका मतलब होता क्या है, स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म, ठीक है। स्ट्रेटोस्फेयर का मतलब क्या होता है, समताप मंडल, है ना। समताप मंडल जो है स्ट्रेटोस्फीयर को इंग्लिश में जो है इसे कहा जाता है। तो इंडिया का एक ऐसा एयरशिप प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ऐसा एयरशिप प्लेटफॉर्म है जो कि समताप मंडल में जो मुख्य आप लोग कह सकते हैं कि जो आपकी हवा में रह करके जो ऑब्जर्वेशन किया जाता है, ठीक है, उसके लिए जो है इस तरीके के प्लेटफॉर्म बनाए जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म सेट ये जो है आपका हाई अल्टीट्यूड पर काम करने वाला अनमैन यानी कि बिना आदमी के एयरशिप है, ठीक है। और इसे जो है आपका ऑपरेट किया जाएगा स्ट्रेटोस्फीयर में, ठीक है, यानी कि समताप मंडल में से वहां पे जो है आपका ऑपरेट किया जाएगा। और ये बच्चे आपका 17 से लेकर के 22 किलोमीटर तक जो है आपका, मतलब पृथ्वी से 17 से 22 किलोमीटर तक आपके जो है लगाए जा सकते हैं। लेकिन जो भारत वाला है वो आपका 17 किलोमीटर पे है, ठीक है। ये भी आपको पूछा जाएगा कितने किलोमीटर पे, तो 17 किलोमीटर पे जो है आपका ये एयरशिप प्लेटफॉर्म लगाया है। डीआरडीओ के द्वारा जो है आपके इसे डिजाइन किया गया है, उनके द्वारा इसे बनाया गया है। और ये भारत का पहला स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म है। अगला है बच्चे, भारतीय नौसेना को किस देश से उन्नत स्टेल्थ युद्धपोत आईएनएस तमाल प्राप्त होने वाला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये हमारे डिफेंस रिलेटेड है। अब डिफेंस स्ट्रेटेजी जो है जब से बच्चे पाकिस्तान के साथ में जो भी हुआ है उसके बाद में बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो रसिया, आपको याद रखना है आईएनएस तमाल हमें कौन देगा, ये देगा हमें रसिया, ठीक है, रूस के द्वारा दिया जाएगा। अगला है, एक राज्य एक आरआरबी OSOR, याद रखना OSOR, ये बेसिकली क्या है आपका आरआरबी, जो रीजनल रूरल बैंक होते हैं। तो अभी जो है आपका क्या किया जा रहा है कि जो जितने भी राज्य हैं भारत में, उन राज्यों में अगर आरआरबी है, क्योंकि बहुत सारे आरआरबी रहते हैं, तो उन आरआरबी को जो है इंटीग्रेट करके सिर्फ एक आरआरबी बनाया जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी पहल है, नीति है, इसके चौथे चरण के तहत कितने राज्यों को और केंद्र शासित प्रदेशों ने आरआरबी समेकन को लागू किया है? तो अभी रिसेंटली बच्चे आपका कितने स्टेट और कितने यूनियन टेरिटरी में, तो ये आपका 10 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेशों के द्वारा ये जो समेकन है यानी कि इंटीग्रेशन है वो शुरू किया गया है, ठीक है। तो ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना कि जो आपकी इनिशिएटिव चलाई जा रही है OSOR की, OSOR में क्या है आपका कि हर स्टेट में आरआरबी अगर है तो जितने भी आरआरबी हैं उनको जो है इंटीग्रेट करके सिर्फ एक आरआरबी कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये बच्चे आपको याद रखना है OSOR ORB। अगला है, हाल ही में किस देश ने
कानून के साथ इसके अनुकूलता पर चिंताओं के साथ में शतरंज के खेल को निलंबित कर दिया है। ये आपने पढ़ा है क्योंकि यहाँ पे तालिबान का रूल है, ठीक है, और तालिबान ने कहा है कि जो शरिया कानून है उसके कहीं ना कहीं ये खिलाफ है, इसीलिए इन्होंने क्या कहा, शतरंज के खेल को सस्पेंड कर दिया जाए, ठीक है। तो अफगानिस्तान के द्वारा ये किया गया है, अफगानिस्तान। अगला है बच्चे आपका, स्कूल छोड़ने वाले बच्चों को शिक्षा प्रणाली में फिर से शामिल करने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा नई दिशा पहल किस शहर में शुरू की गई है। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसे क्वेश्चन जिसका आंसर जो है आपका क्वेश्चन में ही रहता है, ये आपका नई दिल्ली में है। दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है तो बेंगलुरु में जाकर के क्यों करेगी, है ना, ऑब्वियस सी बात है, दिल्ली में ही करेगी। तो दिल्ली पुलिस ने शुरू किया है नई दिल्ली में। अगला है, तीरंदाजी विश्व कप में कांग चाइंगंग को हरा करके भारत का पहला महिला रिकर्व पदक किसके द्वारा जीता गया है। शूटिंग की बात चल रही है और इनका नाम है दीपिका कुमारी। दीपिका कुमारी बच्चे आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, सॉरी तीरंदाजी की बात चल रही है, तीरंदाज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, ठीक है, दीपिका कुमारी इनका नाम है और ये बहुत ही फेमस जो है आर्चर है। अगला है, कोविड-19 के दौरान परोपकारी प्रयासों और एक धर्मार्थ संस्था के माध्यम से योगदान के लिए 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इनका नाम आपको याद रखना है बच्चे, सोनू सूद, ठीक है। आप सोनू सूद ने कोविड-19 के दौरान क्या क्या है, होप आप लोगों को पता हो, है ना, क्योंकि जो कुछ किया है सब कुछ देखा है सभी ने। तो सोनू सूद जो है इनको 72nd मिस वर्ल्ड फेस्टिवल में मानवतावादी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है इनके काम के लिए जो इन्होंने कोविड के दौरान किया है लोगों के लिए। अगला आपका प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय राज्य ने 12 नए उत्पाद जोड़ करके अपनी एक जिला एक उत्पाद योजना का विस्तार किया है। वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट बहुत ही फेमस कहेंगे इसे और बहुत सक्सेसफुल, ठीक है। ये इनिशिएटिव है बच्चे यूपी का, उत्तर प्रदेश सरकार का ओडीओपी जो है आपका इनिशिएटिव रहा है। इनको देख करके बहुत सारे राज्यों ने और जो है ऐसे ही स्कीमें अपने यहाँ पे करना शुरू किया है। तो ये जो आपकी स्कीम है यूपी सरकार के द्वारा, इसमें थोड़ा सा क्या किया गया है, एक्सटेंशन किया गया है, इसमें विस्तार किया गया है। और इसके एक्सटेंशन में क्या क्या चीजें हैं बच्चे, जैसे अगर आप लोग देखेंगे बरेली का वुड प्रोडक्ट, ठीक है, इसमें बेसिकली क्या है कि जो भी चीजें किसी एक डिस्ट्रिक्ट में फेमस हैं उनको जो है आपका हाईलाइट किया जाएगा, उनका प्रचार किया जाएगा ताकि उनका जो प्रोडक्शन है, सॉरी उनका जो आपका परफॉर्मेंस है, उनकी जो खरीद है वो बढ़े, ठीक है। तो उसके लिए जो है आपका काम किया जा रहा है। तो जैसे बागपत से अगर आप लोग देखेंगे तो एग्रीकल्चर मशीनरी रिलेटेड इक्विपमेंट, ठीक है, सहारनपुर में जो आपका होजरी के प्रोडक्ट हैं, ठीक है, फिरोजाबाद में जो आपके फूड प्रोसेसिंग है, गाजियाबाद खास करके, उसके बाद आपका अल्मोड़ा है, गाजियाबाद में देखेंगे मेटल हो गया, टेक्सटाइल हो गया, ठीक है, आपका अमरोहा है, अमरोहा में आपका मेटल और वुड के हैंडीक्राफ्ट है, ठीक है। आगरा में अगर आप देखेंगे पेठा की इंडस्ट्री है, बहुत फेमस है आगरा का पेठा, ठीक है। उसके बाद में आपका हमीरपुर है, मेटल के प्रोडक्ट है, बरेली में आपके वुड के प्रोडक्ट है, एटा में आपके जो है आपके सिकुरोई के प्रोडक्ट है, आपके प्रतापगढ़ में आपके फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स है, ठीक है। उसके बाद आपका बिजनौर है, बिजनौर में आपके ब्रशेज हो गया, इससे रिलेटेड प्रोडक्ट है, ठीक है। और बलिया हो गया, बलिया में आपके सत्तू के प्रोडक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली जो इनकी लोकल चीजें हैं, है ना, सब चीज जो है आपकी क्या है, लोकल है। जो स्थानीय रूप से बनने वाली जो आपकी चीजें हैं उनको थोड़ा सा और फेमस करने के लिए, उनकी जो प्रोडक्टिविटी है उसको बढ़ाने के लिए, उनकी जो खरीद है उनको बढ़ाने के लिए यहाँ की सरकार ने ये काम किया है और इसको एक्सटेंड किया गया है। तो ओडीओपी किसकी इनिशिएटिव है, यूपी सरकार की है और इसमें आपका एक्सटेंशन किया गया है। 10 मई 2025 को भारतीय बौद्ध केंद्र का उद्घाटन कहां पर किया गया है। भारतीय बौद्ध केंद्र, इसका उद्घाटन कहां पर किया गया है, नई दिल्ली में इसका उद्घाटन किया गया है, आपको याद रखना है, न्यू दिल्ली में, है ना। बेसिकली बच्चे इंडिया का जो हेरिटेज है, कल्चर है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए आपका भारत बौद्ध केंद्र है। कौन सा देश अपनी राष्ट्रीय पर्यटन सेवाओं में क्रिप्टो करेंसी भुगतान को एकीकृत करने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, ये हमने पढ़ लिया है, भूटान है, ठीक है। दुनिया का पहला एक देश है जिसने कि पर्यटकों के लिए, टूरिस्ट के लिए अलाउ किया है क्रिप्टो करेंसी यानी कि डिजिटल करेंसी। अगला है, अंतरराष्ट्रीय पादप स्वास्थ्य दिवस प्रति वर्ष किस दिन मनाया जाता है। आज की क्लास में आपको 2 दिवस याद रखने हैं। एक तो बच्चे आपको याद रखना है May 12,
ठीक है, 12 मई को मनाया जाता है आपका इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। ठीक है, यानी कि जो पौधे हैं उनका स्वास्थ्य कैसे है उसके लिए भी जो है आपका एक इंटरनेशनल डे है। अगला है, किस देश ने 1.4 बिलियन डॉलर तक के निवेश के साथ राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2050 शुरू की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2050 ये किसके द्वारा शुरू किया गया है? ये है आपका इजराइल। ठीक है, इजराइल के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना 2050 शुरू किया गया है। अगला है आपका, किस कंपनी ने भार्गवास्त्र काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम को डिजाइन और विकसित किया है? अब थोड़ा सा बच्चे यहाँ पे दो चीजें आप लोग याद रख सकते हैं। एक तो क्या तो आप याद रखेंगे, या तो आप भार्गवास्त्र याद रखेंगे या फिर आप याद रखेंगे स्वार्म ड्रोन सिस्टम। ठीक है, काउंटर स्वार्म ड्रोन सिस्टम। तो बच्चे ये आपका सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड कंपनी का नाम है, ऑर्गेनाइजेशन का नाम है, इन्होंने किया है। और स्वार्म ड्रोन मतलब क्या है कि जब बहुत सारे ड्रोन जो एक साथ जो है आपके अलाइन किए जाते हैं, एक साथ ही अटैक करते हैं, स्वार्म ड्रोन। ठीक है, तो उसको काउंटर करने के लिए जो आपका शस्त्र है इसका नाम है भार्गवास्त्र। ठीक है, और ये किसने बनाया है? सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा डेवलप किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रपति ट्रंप ने 2025 की यात्रा के दौरान अमेरिका ने किस देश के साथ में 142 बिलियन डॉलर का हथियार सौदा किया है? किस देश ने अमेरिका से हथियार लेने के लिए क्या किया है? लगभग 142 बिलियन डॉलर का सौदा किया है। सऊदी अरेबिया, सऊदी अरेबिया। अगला प्रश्न है आपका, 3706 करोड़ की लागत से HCL फॉक्सकॉन सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग प्लांट कहां पर स्थापित किया जा रहा है? ये न्यूज आप लोगों ने डिटेल में पढ़ी है। ये है आपका जेवार। ये कहां पे बच्चे? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। दोनों ही कंपनीज का नाम याद रखना। ये जो ज्वाइंट वेंचर है, दोनों मिल करके कर रहे हैं इसे, HCL है और आपकी फॉक्सकॉन है। ठीक है, भारत की पहली सेमीकंडक्टर असेंबली और पैकेजिंग प्लांट है ये। ठीक है, ये नॉर्थ इंडिया में है, यूपी में। अगला है, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण ने जल परिवहन परियोजनाओं के प्रबंध के लिए अपना नया कार्यालय कहां पर स्थापित किया है? बच्चे, हमारे जितने भी वाटरवेज है ना, उनको संभालने के लिए इंस्टीट्यूट आपका काम करता है। ठीक है, उनको संभालने के लिए जो इंस्टीट्यूट काम करता है, इसका जो नया हेडक्वार्टर है ये आपका श्रीनगर में, भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण। ठीक है, याद रखना, इसका जो नया कार्यालय है ये आपका श्रीनगर में। श्रीनगर कहाँ पे है? जम्मू कश्मीर में। नए सरकारी निर्णय के अनुसार आयुर्वेद दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? तो एक तो आपको 12 मई का डेट याद रखना है, जिस दिन हम प्लांट की हेल्थ को जो है सेलिब्रेट कर रहे हैं, है ना, उनको जो है आप बचा रहे हैं। दूसरा जो है बच्चे आपको सितंबर 23 याद रखना है। सितंबर 23 एक नया दिन घोषित किया गया है और इस दिन भारतीय सरकार के द्वारा कहा गया है हम मनाएंगे आयुर्वेद दिवस। ठीक है, आयुर्वेद दिवस जो है आपका अब से सितंबर 23 को सेलिब्रेट किया जाएगा। इससे पहले आयुर्वेद दिवस जो है धनतेरस को मनाया जाता था। ठीक है, धनतेरस को मनाया जाता था और धनतेरस जो है आपका ये दीपावली से पहले आता है। लेकिन दीपावली और धनतेरस के जो डे हैं वो फिक्स नहीं रहते हर साल। ठीक है, वो कैलेंडर्स पे बेसिकली डिपेंड करते हैं। तो इस बार जो है फिक्स कर दिया है, आपको डेट याद रखनी है। अगला है, बिल गेट ने वर्ष 2045 तक अपनी संपत्ति का कितना % दान करने का संकल्प लिया है? कितना %? बहुत बार कर चुके हैं ये पहले। बिल गेट्स के द्वारा 2045 तक अपने टोटल संपत्ति का 99% दान करने का संकल्प लिया गया है। ठीक है, 99%। अगला है, 2025 में संघ लोक सेवा आयोग UPSC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इस महीने के सबसे इंपॉर्टेंट अपॉइंटमेंट है जो आपको याद रखने, मिस्टर अजय कुमार। ठीक है, मिस्टर अजय कुमार। इन्होंने किसकी जगह ली है? तो इन्होंने प्रीति सुदन की जगह ली है। ठीक है, तो मिस्टर अजय कुमार जो है UPSC के नए प्रेसिडेंट बनाए गए हैं, UPSC के नए हेड बनाए गए हैं। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने AI संचालित स्टार्टअप को समर्थन देने के लिए AI फर्स्ट इंडिया 2025 स्टार्टअप एक्सलरेटर लॉन्च किया है? ये बच्चे थोड़ा सा याद रखना, किसके द्वारा शुरू किया गया है? आपको कंपनी का नाम पूछा जाएगा। कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका गूगल। ठीक है, क्या किया है इन्होंने? AI संचालित स्टार्टअप, यानी कि ऐसे स्टार्टअप, ऐसी नई कंपनीज जो कि AI से रिलेटेड काम कर रही हैं, AI से रिलेटेड स्टार्टअप हैं, उनको समर्थन देने के लिए, उनको जो है आपका हेल्प करने के लिए AI फर्स्ट इंडिया 2025 नाम से इन्होंने स्टार्टअप एक्सलरेटर प्रोग्राम लॉन्च किया है, ये आपका गूगल। ठीक है, तो भारत में अगर कोई
विदेशी आईटी फर्म कोई भी कुछ काम करता है बच्चे, वो आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिल जाता है। अगला बच्चे, किस राज्य ने सरकारी निर्माण परियोजनाओं में कृत्रिम रेत एम सैंड जिसे कहा जाता है इसके उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक पॉलिसी शुरू की है? अब थोड़ा सा इस न्यूज़ को हम पढ़ेंगे और बहुत सारी चीज़ों को जानेंगे, ठीक है। तो अच्छी न्यूज़ है, अच्छा जो है आपका क्वेश्चन है। ये काम क्या है? महाराष्ट्र ने, और ये बच्चे आपका इन्वायरमेंट से रिलेटेड है, ठीक है। इन्वायरमेंट क्यों ज़रूरी है? क्योंकि आप लोग प्रिपेयर करते हैं आरआरबी जेई के लिए। आरआरबी जेई के क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए, जिन्होंने पेपर नहीं दिया है आरआरबी जेई 2024 का। 2024 में 2 पोर्शन में आपका जो है सीबीटी हुआ, सीबीटी 1 हुआ, आपका सीबीटी 2 हुआ। सीबीटी 2 में तो सिलेबस में आपका इन्वायरमेंट है, लेकिन सीबीटी 1 में भी अगर आप लोग देखेंगे तो वहां पे जो है आपकी इन्वायरमेंट देखने को मिलता है, मतलब कि वहां पे भी इन्वायरमेंट के क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका सब्जेक्ट हो जाता है इन्वायरमेंट, अगर आप आरआरबी जेई के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और आरआरबी एएलपी में क्या है कि सीबीटी 2 जब होता है ना, तो वहां पे आपका इन्वायरमेंट के कुछ क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो बच्चे दोनों के लिए ही आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा इन्वायरमेंट। और अब तो जो है एसएससी ने भी जब से जो है नए पैटर्न पर क्वेश्चन बन रहा है, तो उसमें आपकी आईटी लिटरेसी के भी क्वेश्चन है एसएससी में, उसमें आपके इन्वायरमेंट के भी क्वेश्चन है, ठीक है। तो इन्वायरमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट जो है आपका सब्जेक्ट है। जब आपने अपनी एकेडमिक्स कंप्लीट की होंगी, है ना, यानी कि जब आपने 11वीं 12वीं पढ़ा तो तब इन्वायरमेंट जो है आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में हमारे पास में वो करता था कि अगर ये नहीं ले रहे हैं तो इन्वायरमेंट ले ले, है ना, इस तरीके से। उसके बाद में कॉलेजेस में आप लोगों ने देखा कि मैंडेटरी हो गया कि एक इन्वायरमेंट का पेपर आपको देना ही देना है ना, कि आपको इसमें जो है कम से कम मार्क्स ला करके पास होना ही होना है, ठीक है। इन्वायरमेंट का इस तरीके से जो है हमारे टाइम पे इस तरीके से मैंडेटरी कर दिया गया था। और अब आप वही चीज़ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में देख रहे हैं कि किसी भी फर्म यानी कि जो आपके पीएसयूज होते हैं उनका जो आपका पेपर होता है, या फिर किसी जो गवर्नमेंट एजेंसी एसएससी हो गया, आपका आरआरबी हो गया, इनका जब आपका एग्जाम होता है तो वहाँ पे इन्वायरमेंट के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इन्वायरमेंट के लिए बच्चे आपका बहुत ज़रूरी हो गया है अभी सब्जेक्ट, ठीक है। हर प्रकार के एग्जाम के लिए ये आपको पढ़ना जरूरी है ना। और बेसिकली आपके अवेयरनेस के लिए भी जरूरी है कि आपका जो पर्यावरण है उसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें खतरे में और किस चीज से खतरे में है, कैसे इनको सुधारा जाएगा। तो उस चीज को जो है आपको इन्वायरमेंट के अंदर पढ़ना होता है। और इन्वायरमेंट पढ़ने के लिए वही चीज है मैकेनिज्म मैकेनिकल, ठीक है, वहाँ पे जाएंगे बहुत अच्छे से बच्चे डिटेल में मैंने आपको इन्वायरमेंट पढ़ाया हुआ है। अगर आप आरआरबी की तैयारी कर रहे हैं, किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो आप इन्वायरमेंट जो है मुझसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। नो डाउट अगर आप लोगों ने पढ़ लिया तो वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे, ठीक है। 101% क्वेश्चन बच्चे आपके बन जाएंगे वहाँ से। तो इन्वायरमेंट जो है आपको पढ़ लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, ये क्वेश्चन समझना है। अभी क्या किया गया है, सरकारी निर्माण परियोजना। सरकारी निर्माण में समझते हैं जितने भी गवर्नमेंट के अंडर में कंस्ट्रक्शन होंगी, जितनी भी ऐसी स्कीम होंगी सरकार के अंडर में चल रहा है, जैसे कि कोई आपका हॉस्पिटल बन रहा है, कहीं पे रोड बन रही है, कहीं पे कोई बिल्डिंग बन रही है, गवर्नमेंट बेसिकली ना, तो सरकारी निर्माण के जितने भी काम होंगे वहां पे कृत्रिम सैंड एम सैंड के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है पॉलिसी शुरू की गई है। और ये काम किया है महाराष्ट्र ने। अब ये कृत्रिम सैंड क्या होती है फिर, या फिर आपका ये एम सैंड क्या होता है, इसमें एक शब्द याद रखिएगा बच्चे, ये देख रहे हैं ना आप, एम सैंड। इसमें 1 नंबर का क्वेश्चन बनेगा कि एम सैंड होता क्या है, ठीक है। तो ये एक आर्टिफिशियल सैंड है। बेसिकली सैंड जो है हमें नेचुरली अगर हम देखेंगे तो कहाँ पे मिलती है, हमें मिलती है ये आपकी रिवर बेड पे, है ना। नदी जब आपकी सूख जाती है, जब बरसात नहीं होती है, बाकी जो सीजन होते हैं जब नदी सूखी रहती है, तब आप देखते हैं कि नदी के साथ में जो गाद आता है, जो सेडिमेंट आता है, उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में आपका सैंड होता है, ठीक है। और बहुत ही अच्छी जो है आपकी एक प्रकार से कह सकते हैं कि बहुत ही अच्छी जो प्योर फॉर्म में आपकी सैंड होती है वो आपकी नदी में होती है। फिर क्या किया जाता है, वहाँ से जो है आपका रेत का खनन शुरू किया जाता है। रेत को वहाँ से ट्रैक्टर में जो है आपका भर भर के जो है आपका साइड पे ले जाता है, ले जाया जाता है, वहाँ से उसे बेचा जाता है, ठीक है। अब ये तो काम हो गया, ले जाने वाले तो ले गए रेत, ठीक है, लेकिन नदी को नुकसान हो गया। नदी को क्या नुकसान हुआ, जब रेत उसके रिवर बेड से उठाया जाता है तो फिर जब नदी आती है तो वो अपना जो पहले का रास्ता था उसको चेंज करके दूसरा रास्ता पकड़ लेती है, ठीक है। तो इससे क्या होता है बच्चे, उसका जो फ्लो है उसमें जो है हर साल आपका इस तरीके से डिस्टर्बेंस देखने को मिलती है, और जिसके कारण बाढ़ जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो नेचर के लिए, इन्वायरमेंट के लिए नदी का जो रेत है उसका खनन बहुत ही ज्यादा जो है आपका कैसा है, ये आपका
मतलब इको फ्रेंडली काम नहीं है, इसीलिए जब आपका इस तरीके के काम किए जाते हैं ना, जो इलीगली करता है, तो उनके खिलाफ जो है बहुत सारी वो भी किए जाते हैं, मतलब उनको अच्छे से जो है दंडित किया जाता है, ठीक है। और इसके जो है कॉन्ट्रैक्ट होते हैं सरकार के हाथ में, बेसिकली आपका होता है स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में, कि वो जो है आपका खनन कितना करवाना चाहती है। तो नदियों में खनन नहीं जो है आपको इसलिए अलाउ होता है, ठीक है। तो एम सैंड जो है, ये जो कृत्रिम सैंड है, ये कैसे बनती है एम सैंड? एम सैंड को बनाने के लिए बच्चे अगर आप लोग देखेंगे ना, उसके लिए जो है आपका पत्थरों का, रॉक्स है ना, उनका जो है आपका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। क्रैश करके जो है रॉक्स को वो जो है आपके सैंड तैयार की जाती है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में हम लोग देखेंगे क्या क्या चीजें हमें पूछा जा सकता है यहाँ से। अगर हम स्टैटिक की बात करें, स्टैटिक की बात करना भी जरूरी है बच्चे, ठीक है। देखना बच्चे, आर्टिफिशियल सैंड विल हेल्प कंजर्व रिवर एंड कोस्टल इकोसिस्टम, ठीक है। मतलब कि जो आपके कोस्टल हैं, तटीय क्षेत्र हैं, उनका इकोसिस्टम कंजर्व करने के लिए, जो रिवर के इकोसिस्टम है उसको जो है संरक्षण करने के लिए आर्टिफिशियल सैंड जो है आपकी हेल्प करती है। और बेसिकली जो है आपका कैसे बनाई जाती है, तो इसके लिए आपका रॉकी टेरेन, जहाँ पे आपके पत्थर हैं, जहाँ पे आपके छोटे छोटे चट्टाने हैं, उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इनको जो है आपका एक्सट्रैक्शन किया जाता है। उसके बाद में जो है आपका बच्चे, अब वो भी सी बात है कि जहां पे एक चट्टान थी, अगर आपने वो चट्टान को तोड़ करके जो है, अगर आपने उसे क्या कर दिया, उसे अगर आपने तोड़ करके उसका एक तरीके से कह सकते हैं कि चूरा बना दिया या फिर रेत बना दिया, तो वो वाली जो जगह है जहां पर आपकी चट्टान थी, अब वो जो है आपका गड्ढा बन जाएगा। वहां से पूरी चट्टान आप ले गए, ठीक है, वहां पे अगर गड्ढा बन जाएगा तो वो जो गड्ढा है वो पानी को कंजर्व करने के काम आएगा, ठीक है। यानी कि एक आर्टिफिशियल पाउंड जैसे बन गया, वहां पे एक तालाब बन गया, ठीक है। तो पानी को जो है आपको कंजर्व करने के काम आएगा। फिर आपका अलाइन विद नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल मैंडेट एंड अर्लियर स्टेट कमिटीज ऑन एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, ठीक है। इससे पहले जो है आपको जो एनजीटी है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल है, उनके द्वारा भी इस इनिशिएटिव को हरी झंडी दिखाई गई थी, ठीक है। उन्होंने कहा था कि ये जो आपका इको फ्रेंडली प्रैक्टिस है ये हर गवर्नमेंट को अपनाना चाहिए। 2014 में एनजीटी के द्वारा जो है आपका सैंड माइनिंग कोस्टल एरियाज में खास करके बंद कर दिया गया था। उसके बाद में ये जो सैंक्शन है 2016 में पार्शली जो है इसे आपका लिफ्ट कर दिया गया था, ठीक है। मतलब कुछ डिस्ट्रिक्ट को अलाउ कर दिया गया था कि हाँ ठीक है, आप कोस्टल एरिया पे जो है इस तरीके से खनन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली बच्चे जो एम सैंड है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में पूछा जाएगा कि कैसे बनती है, तो एम सैंड जो है आपका बनाया जाता है बाय क्रशिंग हार्ड रॉक, ठीक है। जैसे कि ग्रेनाइट रॉक होती हैं जो आपकी बहुत ही ज्यादा चट्टाने, हार्ड चट्टाने होती हैं, उनको जो है आपका क्रश करके इनटू फाइन पार्टिकल्स इंश्योरिंग यूनिफॉर्मिटी एंड स्ट्रेंथ ऑफ कंस्ट्रक्शन, ठीक है। तो ये चीजों को ध्यान में रखते हुए जो है आपका उस स्टोन को, उस हार्ड रॉक को, उस ग्रेनाइट को जो है आपका क्रश किया जाता है और उसको जो है आपका सैंड में तब्दील किया जाता है, और वो जो सैंड बनती है उसे एम सैंड कहते हैं, ठीक है। तो याद रखना कि अभी ये आपका महाराष्ट्र की सरकार ने अपनी पॉलिसीज जो हैं इस तरीके से बनाई हैं कि जितना भी निर्माण का काम किया जाएगा, कंस्ट्रक्शन का काम किया जाएगा, वहां पे सिर्फ और सिर्फ एम सैंड का इस्तेमाल हो। अब जब सरकार ऐसी पॉलिसी बना देगी, है ना, जब डिमांड एम सैंड की होगी तो वैसी बात है कि एम सैंड ही बनाई जाएगी, तब नदियों की तरफ नहीं जाएंगे ना खनन करने के लिए, कम से कम, है ना। तो ये जो है आपके इको फ्रेंडली इनिशिएटिव है। अब इनिशिएटिव तो ले लिया गया है, कितना इंप्लीमेंट होता है नहीं होता है वो तो गवर्नमेंट पे है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज पे है, ठीक है। तो फिलहाल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और नई चीज आप लोगों ने कुछ सीखी होगी कि एम सैंड नाम की भी कोई चीज एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है। तो चलिए बच्चे, एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में, नई चीज, नई लर्निंग के साथ में जो है आपका सेशन समाप्त होता है। बाकी डेली करंट अफेयर्स तो आप लोग पढ़ते रहेंगे, ठीक है। चलिए फिर इसी के साथ में सेशन को खत्म करते हैं, मिलेंगे कल के सेशन में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।